दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी, इसके टाइप्स एवं डिटेल में पढ़ेंगे हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एवं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसको स्टार्ट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी, तो सबसे पहले तो इसके डेफिनेशन की बात करें कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। तो ये है, इट इज ए सेपरेशन टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक टेक्निक इन विच कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर, सॉरी, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर is separated is called क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? तो सबसे पहले ये तो इसकी एक इसका मतलब ये है कि एक सेपरेशन टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग जो मिक्सचर का कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर होता है उनको सेपरेट कर लेते हैं इजीली, चीप चीप तरीके से। क्लियर? सबसे पहले इसे दिया गया था, क्रोमेटोग्राफी को वो दिया गया था माइकल माइकल स्वेट। और ये एक क्या था, बोटनिस्ट। क्या था, ये एक बोटनिस्ट था। क्लियर? इसने क्या किया था, इसने एक मेथड डेवलप की थी। इसने प्लांट्स की क्या ली, पत्तियाँ ली, प्लांट्स लीव लिए। जो प्लांट होते हैं उनकी लीव को लिया इन्होंने। इसने माइकल स्वेट ने उन लीव्स का इसने क्या बनाया, एक्सट्रैक्ट। उस एक्सट्रैक्ट को में जो एक्सट्रैक्ट था इसने निकाला ना, उसको कूट काट के पत्ती का रस निकाला ना, वो एक्सट्रैक्ट में एक था इसके पास क्लोरोफिल, जिसका कलर अलग है। एक था जेंथोफिल, ठीक है? और एक था इसके पास कैरोटीनॉइड्स। ये 3 मिक्सचर। इसने क्या किया, एक कॉलम लिया, ये कॉलम है, ठीक है? एक कॉलम लिया, उस कॉलम में इसने, चलो एक कॉलम है, क्लियर? ये इसमें कॉर्क लगा है ताकि इसमें से मिक्सचर आ जाए बाहर और रोक दे सॉल्वेंट। इसने यहाँ पर थोड़ा-सा क्या रख दिया, कॉटन, कॉटन, क्लियर? फिर इसने यहाँ पर इसमें ये इसको फिल कर दिया, कॉलम को किससे फिल कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट से। सर्वप्रथम इसने क्या यूज़ किया था, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कॉलम है तो लगा दिया, इसको कैल्शियम कार्बोनेट से फिल कर दिया। और जो एक्सट्रैक्ट था वो इसमें डाला, किसके साथ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। तो इसमें थोड़े समय बाद उसने देखा कि इसमें तीनों कलर अलग-अलग हो गए। इसमें कॉलम में, क्लियर? कॉलम में कलर अलग हो गया, मतलब क्या है, मान लिया जाए जो एक तो था ग्रीन, ये तो ग्रीन की एक लेयर बन गई पट्टी। इसी प्रकार एक था उसके पास रेड, एक रेड की पट्टी बन गई। और एक था उसके पास मान लें ब्राउन के, ये एक पट्टी बन गई। अब इसको इसने 3 अलग-अलग बीकर लिए और उनमें क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। तो इसने क्या कर लिया, ये सेपरेट आउट कर लिया। इसको एक्सट्रैक्ट में से तीनों कंपाउंड्स को इसने सेपरेट आउट किया था। तो सर्वप्रथम जो क्रोमेटोग्राफी दी थी, वो दी थी माइकल स्वेट ने। ये एक बॉटनिस्ट था। उसने प्लांट्स की लीव को एक्सट्रैक्ट निकाला और उसको इस प्रकार से एक टेक्निक डेवलप की थी। इसको एक क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। यदि हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी कहाँ से आई? क्रोमेटोग्राफी ग्रीक लैंग्वेज से आया वर्ड। क्रोमेटोग्राफी ये आया है ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, क्रोमा, 2 से मिला, एक तो क्रोमा और एक है ग्राफी। क्रोमा का अर्थ होता है कलर, क्रोमा का मतलब होता है कलर, ग्राफी का मतलब राइटिंग। कलर की राइटिंग है, कलर का पता करना ही क्या है, क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? अब ये
जैसे कि आयन एक्सचेंज, पार्टीशन, पेपर वगैरह-वगैरह सब प्रकार की हैं। उन पर इतना समय बर्बाद नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्रोमैटोग्राफी, वो है एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। एडसॉर्प देखो, एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी को ही हम कहते हैं कोलम क्रोमैटोग्राफी। तो वेल नोन है, जो भी जिसने भी पीएचडी रिसर्च वर्क किया है, कॉलम लगाया है, जो सेपरेट करने की, जो प्योर करने की बेस्ट मेथड है कॉलम क्रोमैटोग्राफी। सबसे सस्ती, टिकाऊ और कहीं भी अप्लाई कर लो। इसके लिए ज़्यादा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको, या बड़े-बड़े एपरेटस चाहिए। ठीक है? देखिए इसमें, अब इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड मॉलिक्यूल है, यहाँ जो मिक्सचर आपको रिएक्शन मिक्सचर था प्रोडक्ट का, फ्लूइड मिक्सचर कह सकते हो उसको आप, फ्लूइड मिक्सचर को प्योर करना हो, तो उसको एडज़ॉर्ब होता है, कहाँ पर? स्टेशनरी फेज़ में। ये मैं आगे समझाऊँगा आपको कि स्टेशनरी फेज़ क्या होती है और मोबाइल फेज़ क्या होती है। सेपरेट सैंपल मिक्सचर अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन एडसॉर्प्शन एफिनिटी, यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको पोलैरिटी। एक वर्ड चलेगा पोलैरिटी। उसकी पोलैरिटी के बेसिस पर कौन पहले एडसॉर्ब होएगा और कौन बाद में एडसॉर्ब होएगा, उसके बेसिस पर ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है? अब सॉलिड सॉलिड मॉलिक्यूल, ये तो होता है अपने पास द मिक्सचर व्हिच आर टेकिंग फॉर सेपरेशन। और स्टेशनरी फेज ये होती है एक्टिव एडजॉर्बेंट, जो बनी होती है अपने पास सिलिका एल्यूमिना। जनरली हम यूज करते हैं सिलिका जेल, एल्यूमिना भी यूज करते हैं, सिलिका जेल में भी अलग अलग मेश साइज की यूज करते हैं। जैसे कि एक सिलिका है अपने पास 60 से 120, एक सिलिका है 100 से 200 मेश साइज। इसमें इसमें कॉलम बहुत अच्छा चलता है, 100 से 200 में कॉलम शानदार चलता है। इसमें सेपरेशन बहुत अच्छे से होता है ना? क्लियर? देखिए, आ जाता है इसके प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, इसका प्रिंसिपल क्या है? वो ये है कि जो मिक्सचर है, अ, सिंपल सा है कि मैं इस सारा प्रिंसिपल में क्या है, मैं आगे आपको अच्छे से समझा दूँगा शॉर्ट में, पहले पढ़ लेते हैं। मिक्सचर ऑफ टू बी सेपरेटेड डिसॉल्व इन सूटेबल सॉल्वेंट एंड अलाउड टू पास थ्रू ए ट्यूब कंटेनिंग एडजॉर्बेंट। ठीक है? अब ये क्या होता है, मैं आगे आपको अभी समझा दूँगा। Mixture compounds that has greater adsorption affinity towards stationary phase will be adsorbed in the upper part of column। ये क्या होता है, ये अभी समझा दूंगा। देखो, मैं समझा, कुछ भी नहीं होता है, ये एक कॉलम होता है, कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम है, एक कॉर्क लगा हुआ ताकि कभी बंद कर दे चालू कर दे, क्लियर? यहाँ पर आप कॉटन वूल लगा देते हो, क्या है कॉटन, ताकि इसमें से ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल निकले और इसके दाना नहीं निकले, ठीक है? यहाँ पर आपने इसमें फ़िल कर दिया यूनिफ़ॉर्मिंग, तो कोई एयर पैकेट नहीं रहने चाहिए। क्या फ़िल कर दिया आपने? कॉटन वूल लगाने के बाद इसमें फ़िल कर दिया आपने, मान लिया जाए सिलिका, सिलिका जेल फ़िल कर दिया, क्लियर? अब आपने अपना जो मिक्सचर था, क्रूड रिएक्शन मिक्सचर, यानी जो आपका प्रोडक्ट बना है उसमें साइड प्रोडक्ट भी होंगे और जो रिएक्टेंट था जिसने अभिक्रिया नहीं कर पाया, अनरिएक्टेड पार्ट होगा, वो भी होगा, ठीक है? तो इसको आपने क्या किया, सबसे पहले इसे थोड़ा-सा एक आपने पेटी डिश ली और आजकल रोटावेपर भी यूज़ करते हैं, उसमें इसको लिया यहाँ पर, उसमें वो सॉल्वेंट डाला जो इससे रिएक्शन नहीं करे लेकिन इसमें डिज़ोल्व हो जाए। मान लिया जाए आपने इसमें डाला इथाइल एसीटेट इसमें, क्लियर? ये डिज़ोल्व हो गया, क्या हो गया? डिज़ोल्व हो गया, डिज़ोल्व हो गया, मिनिमम अमाउंट डाला, इसमें थोड़ी-सी मात्रा आपने डाली सिलिका जेल की, वो सिलिका जिससे आप कॉलम में यहाँ फिल कर रखी। अब इसको आपने वेपोराइज़्ड कर लिया। सिलिका जेल डालकर आपने क्या कर लिया? वेपोराइज़्ड कर लिया। वेपोराइज़्ड करने के बाद इस सिलिका जेल के जो पार्टिकल्स के ऊपर जो आपका कोल्ड रिएक्शन मिक्सचर था, वो क्या हो गया? एडज़ॉर्ब हो गया। अच्छे से ड्राई करने के बाद
तो आपने यहाँ पर यहाँ पर आपने इसमें फ़िल कर दिया, क्लियर? अब यहाँ पर आ गया आपका ये सिलिका जेल के साथ एडज़ॉर्ब हुआ हुआ रिएक्शन मिक्सचर का पाउडर, ठीक है? हो गया। इसके ऊपर आपने यहाँ तो आप इसमें सेंड यूज़ करते हैं, कोलम सेंड, यहाँ फिर कोलम सेंड नहीं हो तो एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट यूज़ कर लो। आपने थोड़ा-सा सोडियम सल्फेट यूज़ कर लिया, ईज़िली मिल जाता है लैब में, सेंड मिलो ना मिलो। इसके ऊपर वापस आपने क्या डाल दिया, कॉटन डाल दी, एक कॉटन, कॉटन, ठीक है? एक कॉटन, ये है एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, क्लियर? अब यहाँ से आपने एक फिक्स रेशियो में जो इल्यूएंट बनाया, सॉल्वेंट मिक्सचर, सॉल्वेंट मिक्सचर, क्या है ये? इल्यूएंट कहते हैं इसको। इसको कंटिन्यूअसली डालते जाओ यूनिफॉर्मली, बंद नहीं होगा। तो ये आगे बढ़ेगा, ड्रॉप वाइज़ यहाँ से निकलेगा और ये जो इसमें था कंपाउंड अपनी पोलैरिटी का, जो कम पोलैरिटी होगी वो जल्दी आगे बढ़ेगा, जो पोलर होगा यानी जिसको एडज़ॉर्ब जो पोलर ज़्यादा होगा, वो एडज़ॉर्ब ज़्यादा होगा, जो पोलर कम होगा, वो एडज़ॉर्ब कम होगा। तो पोलैरिटी के बेसिस पर ये आगे बढ़ेंगे और इसमें थोड़े समय बाद क्या बन जाएगी, ये बैंड बन जाएँगे, अलग-अलग। ठीक है? 2 कंपोनेंट हैं वो 2 बन जाएँगे, 3 कंपोनेंट 3 बन जाएँगे। अब पोलैरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये पोलैरिटी का कैसे डिसाइड करते हो कि इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो, ये डिसाइड करते हो आप टीएलसी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी से। वो आगे पढ़ाऊँगा मैं टीएलसी क्या होती है। टीएलसी से पता चल जाता है कि कौन से रेशियो में स्पॉट कहाँ-कहाँ बढ़े, क्लियर? उसके बेसिस पर ही ये सॉल्वेंट मिक्सचर डिसाइड करते हो और इसकी तुलना में पोलैरिटी कम ही रखते हो क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये इन द फेवर ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्लियर? ये होता है आपके कॉलम क्रोमैटोग्राफी या एडज़ॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, जो जनरली आप सभी ने यूज़ किए होंगे, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट इससे आपके क्लियर हो गए होंगे, सारे पॉइंट। इसमें स्टेशनरी फेज़ क्या है? ये स्टेशनरी फेज़ है, जो एक जगह स्थिर है। सॉल्वेंट एलिमेंट क्या है यहाँ पर? मोबाइल फेज़, ठीक है ना ये? मॉलिक्यूल जा रहे हैं, मोबाइल फेज़ होगी ना? देखो आगे बढ़ते हैं, ये इसमें समझा रखा, डायग्राम भी दे दिया। ये एडजॉर्बेंट स्टेशनरी फेज इस सॉलिड मिक्सचर डाल दिया, मान लिया जाए कि 2 कंपाउंड थे ए प्लस बी, इसमें इसमें कॉलम फिल कर रखा और जैसे ही एलिमेंट डाला, एलिमेंट क्या था? सॉल्वेंट का फिक्स रेशियो, सॉल्वेंट मिक्सचर का फिक्स रेशियो, जैसे कि एन हेक्सेन प्लस इथाइल एसीटेट, ये यूज करते हैं 80 रेशियो 20 या 90 रेशियो 10, 95 रेशियो 5, फिर धीरे-धीरे पोलैरिटी को बढ़ाते जाते हैं। शुरुआत में ये, फिर ये, फिर ये, क्लियर? तो जैसे-जैसे आगे बढ़ाया तो शुरुआत में क्या हुआ, देखो ये ए पहले नीचे आने लग गया, इसकी एडजॉर्बेंट कैपेसिटी कम थी, एडजॉर्ब नहीं हो पा रहा यानी इसकी पोलैरिटी कम थी और ये मिक्सचर चल रहा है। थोड़ा समय बाद ए नीचे आ गया, सॉरी बी, बी है, बी नीचे आ गया, ये मिक्सचर है और ए ऊपर रहने लग गया। थोड़ा टाइम बाद एक बाउंड्री बन गई इनमें और थोड़ा सा टाइम बाद ये दोनों बहुत दूर-दूर हो गए। ये बी हो गया, ये ए। तो बी पहले बाहर आ रहा, फिर ये खत्म होने के बाद इस ए को ले लेंगे। अब कंडीशन ये आती है अगर ये कलर वाला हो, तब तो आप नेक्स्ट आँखों से देख सकते हो, लेकिन अगर कलर नहीं है, फिर आपको इनमें से एलिमेंट लेना पड़ेगा, बार-बार टीएलसी लगाकर कान देखना पड़ेगा यूवी चैम्बर में, यूवी चैम्बर में, ठीक है ना? आईआर में देखना पड़ेगा, यूवी चैम्बर में, क्लियर? जो एक्शन दिखेगा यूवी में दिखेगा, क्लियर? ये हो गया आपके कॉलम क्रोम। अब इसमें पैकिंग, पैकिंग आ गई, वेट पैकिंग और ड्राई पैकिंग, दोनों मैं समझा देता हूँ आपको। वेट पैकिंग और ड्राई पैकिंग। देखो, इसमें क्या होता है, सॉरी, ये 2 कॉलम बना दिए मैंने, ठीक है? ये 2 कॉलम बना दिए, क्लियर? क्या होता है कि ड्राई पैकिंग में तो
पहले सिलिका जेल डाल दिया, सूखा ही पाउडर, पाउडर फॉर्म में क्या डाल दिया? सिलिका जेल, जो स्टेशनरी फेज में यूज़ करो एल्यूमिना यहाँ पर सिलिका डाल दिया। डालने के बाद ऊपर से आप इसमें क्या डालोगे फिर? नॉन पोलर सॉल्वेंट, जनरली यूज़ करते हो आप हेक्सेन, हेन हेक्सेन, क्लियर? ये डाल दिया और इसमें से तब तक निकालते रहोगे, पास करते रहोगे तब तक कि ये बैठ नहीं जाए, सेटल नहीं हो जाए, इसमें कोई एयर पॉकेट नहीं रहे। जो वेट पैकिंग होती है, उसमें क्या होता है, पहले एक बीकर लेते हो, बीकर में आप सिलिका जेल का पाउडर लेते हो, उस पाउडर में सॉल्वेंट डालते हो। डिज़ोल्व करने के बाद इसमें फिल कर देते हो, कंटीन्यूअसली तब तक फिल करते हो जब तक कि ये सेटल नहीं हो जाए। क्लियर? ये दोनों पैकिंग हो गया आपकी वेट और समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। मेथोडोलॉजी, ये मैंने पूरा कॉलम समझा दिया। अब इन चीज़ों आपके आराम से समझ में आ जाएगी मेथोडोलॉजी। तो सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट मिक्सचर, यानी कि जो फूड रिएक्शन मिक्सचर है जिसको आप सेपरेट कर रहे हो, उसकी नेचर के बेसिस पर ही तो डिसाइड करोगे कि स्टेशनरी फेज में एल्यूमिना लोगे, यहाँ पे सिलिका जेल का यूज़ करोगे। सिलिका जेल लेना है अपन को, यहाँ फिर एल्यूमिना लेना है। क्लियर? दूसरा, यहाँ फिर दूसरा ये कि सिलिका जेल भी ले रहे हो तो कौन-सी साइज़ का ले रहे हो? इसके दाने बड़े होने चाहिए, पाउडर फॉर्म, इसकी साइज़ थोड़ी छोटी होनी चाहिए, मतलब 60 से 120 हो या फिर 100 से 20 का साइज़ हो, मैच साइज़। क्लियर? तो जनरली 2 एडजॉर्बेंट, ये एडजॉर्बेंट है ना? एल्यूमिना और सिलिका जेल दोनों क्या है? स्टेशनरी। जो सम अदर यूज़ करते हैं हम, यूज़ करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च भी यूज़ करते हैं कभी, इनुलिन, सेलुलोज़ और सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट तो फर्स्ट बार उसने यूज़ किया ही था, है ना? स्वेट ने, बोटनिस्ट ने। क्लियर? तो आइडियल एडजॉर्बेंट होता है, तो स्टेशनरी फेज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि एक तो इनसॉल्युबल इन मोबाइल फेज, माना जाए आपने जो सिलिका जेल लिया, वो आपके सॉल्वेंट में ही मिक्स हो गया, डिज़ोल्व हो गया तो बाहर निकल जाएगा ना। एक तो ये होना चाहिए कि इनसॉल्युबल, दूसरा इंटैक्ट सॉल्यूट्स, ठीक है? उससे रिएक्शन नहीं करता हो। तीसरा, कि जो आपने यूज़ किया, ये रिएक्शन नहीं करता हो, इससे सॉल्यूट का रिएक्शन रिएक्शन मिक्सचर के साथ डज़ नॉट रिएक्ट। क्लियर? तीसरा है कलरलेस होना चाहिए। अगर आप कलर्ड कंपाउंड को सेपरेट करो तब तो ये कलरलेस होना ही चाहिए, वरना इसका कलर आ जाएगा तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि एलिमेंट आ रहा है या इसका ही कलर है। देखो ये आ गया ना, सूटेबल पार्टिकल्स पार्टिकल साइज इनफ टू गिव गुड सेपरेशन एंड रीजनेबली फ्लो रेट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल साइज डिसाइड करना। ये आपके एक्सपेरिमेंटल वर्क के साथ परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, और जो वर्क करता है वो अपना आप डिसाइड कर लेता है। क्लियर? जो सिलिका जेल है, एक्चुअल में थोड़ा-सा सिलिका जेल के बारे में बता देता हूँ। सिलिका जेल में क्या होता है, एक्टिव सिलेनोल ग्रुप होते हैं, सिलिकॉन ओएच, ये ग्रुप होते हैं, है ना? और ये क्या होता है, इनमें पोर्स होते हैं और इनमें क्या है कि मॉलिक्यूल्स को एडज़ॉर्ब कर लेता है पोर्स में चारों ओर। इसलिए वो इसके बेसिस पर ये क्या है, आगे बढ़ता है मॉलिक्यूल्स, जो कम एडज़ॉर्ब होता है जल्दी आगे चल जाता है, ज़्यादा एडज़ॉर्ब होता है बाद में रहता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। क्लियर? क्लियर? ये मोबाइल फेज पे आ जाता है। सॉल्वेंट स्ट्रेंथ उसको डिसाइड करते हैं कैसे, एडजॉर्प्शन एनर्जी और एरिया ऑफ एडजॉर्ब, कहते हैं सॉल्वेंट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी डिसाइड तो हम उससे कर ही लेते हैं कि आपने कितना रेशियो लिया, तो जब आप कॉलम लगाओगे तो आप डिसाइड कर लोगे आराम से। क्लियर? अब पोलैरिटी ऑफ सॉलिड मिक्सचर, जो रिएक्शन मिक्सचर ले रहे हो की पोलैरिटी, मोबाइल फेज इज चूजन व्हेन मैच द मोस्ट पोलर एंड एक्टिव फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल कंपाउंड इन सैंपल। क्लियर? मोबाइल फेज को इस प्रकार से डिसाइड करते हो कि वो मोस्ट पोलर एंड एक्टिव फंक्शनल ग्रुप इन सैंपल, ठीक है ना?
ऐसा नहीं हो कि वो रिएक्शन ही कर ले, रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। इफ सैंपल हैज़ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप देन अल्कोहल एज ए एलिमेंट चूज़न इन सेलेक्ट, मतलब मेथनॉल यूज़ करते हो ना, मेथनॉल। अब अगर उसमें अल्कोहल OH ग्रुप है फ्लूइड में, तो आप जो मोबाइल फेज के रूप में सॉल्वेंट यूज़ करोगे, एक मिथेनॉल और एक एनहेक्सेन। एनहेक्सेन प्लस मिथेनॉल, दोनों का रेशियो यूज़ करोगे। क्लियर? समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं और इसकी देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है उसमें देखो, सबसे पहले तो ये सेपरेशन ऑफ एरोमेटिक, एलिफेटिक, नॉन पोलर कंपाउंड। सब प्रकार के कंपाउंड्स को ये क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, एरोमेटिक हो या एरोमेटिक। उनके लिए दूसरा हाई मोलिकुलर, जिनका हाई मोलिकुलर वेट होता है, उन कंपाउंड्स को भी इसके द्वारा इजीली सेपरेट कर सकते हो। ये तो पूरा पीएचडी वर्क ही कॉलम के द्वारा ही, पीएचडी वर्क के दौरान सिंथेसाइज जो भी कंपाउंड्स थे सबको प्योर कॉलम के द्वारा ही किया। और मेरी यूनिवर्सिटी में तो प्रिपरेटिव एचपीएलसी भी है। ये सॉफ्टवेयर कंटेनिंग है, ये 100% प्योर देती है आपको कंपाउंड, 100% प्योर। इधर से डालो और इधर निकल जाते हैं विदिन 1 आवर, 30 टू 30 मिनट्स टू 1 आवर। बहुत शानदार। कॉलम ही है एक तरह का, लेकिन ये प्रेशर के साथ चलता है और सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल हो जाता है। क्लियर? सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्यूरिफिकेशन। न्यूक्लिक एसिड एंड का सेपरेशन भी कर सकते हो। सेपरेट कर तो प्योर तो होंगे ही। क्लियर? एडवांटेज, एडवांटेज की बात करें, सिंपल एंड लो कॉस्ट टेक्निक। मैंने फर्स्ट में ही बोला है कि सबसे सिंपल एंड सबसे कम कॉस्ट की टेक्निक यही है, जिसकी प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। चाहे आपके पास मार्केट में प्रिपरेटिव एचपीएलसी आ गई हो या और सेपरेशन टेक्निक आ गई हो, यानी हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आ गई हो, लेकिन फिर भी ये मैनुअल जो कॉलम लगाते हैं, ये बहुत ही लो कॉस्ट है। क्लियर? और सेपरेशन इजीली कर सकते हो, इसके लिए ज़्यादा स्थान नहीं चाहिए, बहुत इजीली आप कॉम्प्लेक्स सैंपल मिक्सचर को भी आप आराम से सेपरेट आउट कर सकते हो। बड़ा कॉलम लगा दो, बड़ा कॉलम लगा दो, धीरे-धीरे चलाओ, बहुत सारे बन जाएँगे। फिर इनमें 2-2 3-3 को इकट्ठा करके वापस री-कॉलम कर लो, तो आपको प्योर मिल जाएँगे। क्लियर? अब आ जाते हैं हम, कॉलम क्रोमैटोग्राफी हो गई, अब आ जाते हैं थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, टीएलसी पे। टीएलसी, टीएलसी क्या होता है? एक्चुअल में आप जब रिएक्शन लगाते हो, आपकी रिएक्शन मान लिया जाए इस कोनिकल फ्लास्क में चल रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुई ना या नहीं हुई? तो आप इसमें 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे पर अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा इसमें स्पॉट लोगे, एक टीएलसी प्लेट लोगे। इस टीएलसी प्लेट पर उस स्पॉट को लगाओगे और उसको सॉल्वेंट में डिप कर दोगे। तो अगर टीएलसी प्लेट बनाते वक़्त क्या ध्यान रखोगे कि टीएलसी प्लेट, मान लीजिए ये 2 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी। ये दोनों तो स्पॉट इनके लगाओगे, रिएक्टेंट के, एक लगाओगे इस रिएक्शन मिक्सचर का बीच में, ये रिएक्शन, और ये लगाओगे एक पेंसिल लाइन खींचकर उस पे लगा दोगे, ठीक है? और ये सॉल्वेंट में यहाँ तक डिप कर दिया इसको। और यदि थोड़ा समय बाद इसमें देखोगे कि अगर कोई तीसरा स्पॉट मिला, मान लीजिए ए यहाँ तक खिसका, बी यहाँ तक खिसका और जो रिएक्शन मिक्सचर था, उसका एक स्पॉट यहाँ पर मिल गया और एक रिएक्शन यहाँ पर मिल गया। मतलब ये रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। फिर थोड़ा समय फिर लगाओगे, अगर ये दोनों स्पॉट गायब हो जाओगे, तो यही बचेंगे, इसका मतलब रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। उसका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को पता करने के लिए भी आप टीएलसी का यूज़ करते हैं, लेयर क्रोमैटोग्राफी। देखिए आगे, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, इट इज़ आल्सो नोन एज़ पेपर क्रोमैटोग्राफी बेस्ड ऑन पार्टीशन फिनोमेना। पार्टीशन हो गया ना अलग-अलग, देखो ये सेलुलोज़ हाइड्रॉक्सिलेटेड पॉलीसैकेराइड पेपर है ये। पेपर में देखो मोबाइल फेज मॉलिक्यूल्स और बाउंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स, ये इसमें है यहाँ पर, और ये लिख दिया आपने सिंपल मिक्सचर। अब ये इसमें पार्टीशन हो जाएगा, मोबाइल फेज का जैसे चढ़ेगा, तो ये इसमें अलग-अलग सेपरेट हो जाएँगे और इसको काट लेंगे पेपर क्रोमैटोग्राफी। प्रोसीजर ऑफ पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी इज़ सेम, इसलिए मैंने टीएलसी समझा दिया
वही क्या हो जाएगी आपके पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। क्लियर? अब इन दिस मेथड पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी देखो स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज बोथ आर क्या है? लिक्विड इसमें पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेशनरी पेज के रूप में क्या यूज़ करते हो? स्टेशनरी सेलुलोज पेपर क्या करते हो? यूज़ करते हो। हाइली प्यूरिफाइड कॉटन यूज़ करते हो और इट कंटेन 99% सेलुलोज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज मिलता है इसमें 99% अल्फा ग्लूकोज का रहता है। देखिए ग्लूकोज का क्या है? पॉलीमर। टाइटली बाउंडेड क्रिस्टलाइन मोर स्ट्रेंथ, ठीक है? लूज़ली बाउंडेड एमोर्फस, बाउंडेड वाटर 6%। अगर टाइटली बाउंडेड हो गया मतलब है क्रिस्टलाइन है और अगर लूज़ली बाउंडेड हुआ तो मतलब एमोर्फस है, नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है ना? उसमें के 6% के लगभग वाटर भी है। 10 से 20% है H2O फ्रॉम एटमॉस्फेयर। क्या आ गया? मॉइस्चर आ गया। क्लियर? अब देखिए मोबाइल फेज। मोर पोलर मोबाइल फेज इज यूज्ड एज कंपेयर टू टीएलसी। टीएलसी की तुलना में जो पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी है, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी उसमें ज़्यादा पोलर मोबाइल फेज यूज़ करते हैं किसकी तुलना में? टीएलसी। अल्कोहल एंड वाटर इज यूज्ड एज मोबाइल फेज। जनरली क्या यूज़ करते हैं? अल्कोहल एंड वाटर विद कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनिया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ से कि पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी में जो यूज़ करते हो आप मोबाइल फेज के रूप में अल्कोहल वाटर को ही जनरली यूज़ करते हैं और इसका कॉम्बिनेशन रहता है एसिटिक एसिड एंड अमोनिया के साथ उसका कॉम्बिनेशन बना जिसका अलग करो अगर चार्ज्ड है आयोनिक है तो देन द न्यूट्रलाइज्ड वी यूज एसिटिक एसिड एंड अमोनिया क्योंकि अगर आपने जो जिस सिंपल मिक्सचर लिया है उस वो है आयोनिक इन नेचर है सिंपल मिक्सचर कैसा है आयोनिक आयोनिक इन नेचर है तब आपको यूज करना पड़ेगा एसिटिक एसिड एंड अमोनिया ताकि वो क्या हो जाए न्यूट्रल हो जाए क्लियर इसलिए यूज करते हैं एक यूज करोगे आप क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म क्या हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स बेंजीन मीडियम पोलरिटी कंपाउंड्स और साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोफोबिक कंपाउंड क्लोरोफॉर्म हाइड्रोफिलिक यानी जल की तरफ अट्रैक्ट होता है ये जल से दूर भागता है ये मीडियम पोलरिटी वाला मोस्टली जो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है आपके पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में वो ये है देखो मोस्टली यूज्ड मोबाइल फेज है ब्यूटेनॉल एसिटिक एसिड एंड वाटर रेशियो रहता है इनका 4:1:5 क्लियर ये याद रखने वाली चीज है सैंपल प्रिपरेशन एंड मेथड इसमें आ गया अ, हम आ गए उसी में इसमें टीएलसी पे आ गया सैंपल प्रिपरेशन मेथड किसका कर रहे हैं टीएलसी का टीएलसी एक्चुअल में होता क्या है आपने थोड़ा-सा सैंपल लिया, उसको जिसमें डिज़ोल्व हो रहा, नट पोलर सॉल्वेंट, उसमें डिज़ोल्व कर लिया, क्लियर? आपने एक टीएलसी ली, टीएलसी प्लेट, उसके 1 सेंटीमीटर ऊपर आप पेंसिल से लाइन कर दी, ठीक है? 1 सेंटीमीटर के लगभग, क्लियर? यहाँ से आपने जैसे ही देखिए, यहाँ पर आपने जो सॉल्वेंट यूज़ किया था, वोलेटाइल था, जनरली जो आप यूज़ करते हो, एक तो आप यूज़ कर सकते हो एसीटोन, तुरंत उड़ता है, डिज़ोल्व करने के बाद उसमें सूख जाएगा। दूसरा है क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट और तीसरा है इथेनॉल। इथेनॉल ज़्यादातर एटिस एसीटोन ही यूज़ करते हो। चौथा यूज़ कर सकते हो आप इथाइल एसीटेट भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर? अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें आपने ये लिया, इसमें डिज़ोल्व किया एसीटोन डालकर, इस पे उसमें से कैपिलरी ट्यूब के द्वारा इससे कैपिलरी ट्यूब कैपिलरी ट्यूब के द्वारा एक स्पॉट लगा दिया आपने यहाँ मिक्सचर का। क्या लगा दिया? स्पॉट लगा दिया इस पर, रिएक्शन मिक्सचर। क्लियर? स्पॉट लगाने के बाद आपने एक बीकर में एक पोलर एंड नॉन पोलर का फिक्स रेशियो का आपने क्या ले रखा था? सॉल्वेंट मिक्सचर ले रखा। क्लियर? ले रखा। इसमें इसको आपने कर दिया डीप,
टीप करते वक़्त ध्यान रखना आप कि जो लाइन है, लाइन ये स्पॉट है, इससे सॉल्वेंट में से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। धीरे-धीरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस पे एडज़ॉर्ब होंगे और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे बढ़ेंगे। उसके साथ ही स्पॉट में भी पोलैरिटी के अनुसार आगे बढ़ेगा और क्या होता है थोड़े समय बाद जो टीएलसी प्लेट थी, वो मैंने बाहर निकाल लिया और देखा कि यहाँ तो स्पॉट है ही नहीं, एक स्पॉट यहाँ गया, एक यहाँ गया और एक यहाँ गया, 3 स्पॉट हो गए। तो ए बोल दिया मैंने, इसको बी कह दिया, सी बोल दिया, ठीक है? अब यहाँ से दूरी, यहाँ से मान लिया जाए यार सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो सॉल्वेंट ने ट्रैवलिंग की, वो यहाँ तक की इस लाइन यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस ट्रैवल की है, वो सॉल्वेंट की है, तो बोल दिया ए डैश और पहले कंपाउंड के लिए देखो ये यहाँ तक है ये एक्स, दूसरे के लिए है ये वाई और तीसरे के लिए है ये जेड। क्लियर? दूरी इतनी ट्रैवल की सेपरेट हो गई है, ठीक है? अब बेस लाइन से इतना देख लिया अपन ने। तो इसके बेसिस पर क्या निकाल सकते हैं हम इसके लिए रिटार्डिंग फैक्टर, रिटार्डेशन फैक्टर आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ये जिस इसके लिए निकाला तो कंपाउंड ए, इसके लिए निकालेंगे तो कंपाउंड बी, इसके लिए निकालेंगे तो कंपाउंड सी। तो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिएक्शन मिक्सचर अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये सॉल्वेंट ये मिल है ना? इन दोनों का रेशियो। तो अगर ए के लिए निकालेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड ए अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एलिमेंट। एलिमेंट बोल सकते हैं ना? एलिमेंट। क्लियर? ये रिटार्डिंग फैक्टर का मान होता है 0 से कितना 1 तक और ये हमेशा रहता है क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा जाएगा और नीचे है ये, इसलिए इसका मान हमेशा रहता है 1 से कम या उसके इक्वल रहता है किसका मान रिटार्डिंग फैक्टर का। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? ये समझ में आ गया? के बेसिस पे आप स्टैंडर्ड मान दे रखा हो उसकी तुलना इस एक ये मान प्राप्त हुआ आरएफ का इससे करने पर आप पता कर सकते हो कि कंपाउंड कौन-सा है, कितनी पोलैरिटी है, इससे आइडिया लग जाता है। क्लियर? पोलैरिटी का भी पता चल जाता है। अब टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी में देखो, पहली असेंडिंग पेपर क्रोमैटोग्राफी जनरली आप यूज़ करते हो और जो मैंने अभी ऊपर समझाया आपको ये वाली। ये वाली क्या है? असेंडिंग पेपर क्रोमैटोग्राफी क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स कैसे चढ़ रहे हैं? ऊपर। ठीक है? ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे से बॉटम टू टॉप की तरफ, इलेवेंट का मॉलिक्यूल। ये देखो, क्योंकि ये स्पॉट यहाँ लगा रखा, ये यहाँ तक गया सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रैवल की, ये फ़िल्टर पेपर था, ये सॉल्वेंट टैंक है, स्पॉटिंग लाइन है, ये सॉल्वेंट देखो ये ऊपर रखा थोड़ा-सा, सॉल्वेंट यहाँ तक है, स्पॉट इसके ऊपर ही था और डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट नीचे से ऊपर है। क्लियर? दूसरी है डिसेंडिंग पेपर क्रोमैटोग्राफी। इसमें क्या होता है, इसमें स्पॉट ऊपर की तरफ लगाया ये, सॉल्वेंट फ्रंट तो यही है। हाँ, फ़िल्टर पेपर टैंक, इस बार यहाँ पर आपने सॉल्वेंट का जो इलेवेंट का टैंक रखा और उसमें से रिस-रिस कर ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्वेंट का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। जैसे कॉलम ऊपर से आता है ना, कॉलम क्रोमैटोग्राफी में ऊपर से डाल दो, ऐसे इसमें भी आ रहा है, नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग पेपर क्रोमैटोग्राफी। तो नेक्स्ट है आपके वो है असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमैटोग्राफी। देखो, फर्स्ट बार तो इसने स्पॉटियाँ लगाया मान लीजिए, पहले इसने तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अगेंस्ट फ्लो है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, ठीक है? फिर यहाँ से ये वापस नीचे की तरफ आएँगे, जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तो असेंडिंग हो गया और ये हो गया डिसेंडिंग, इसलिए इसको दोनों बोलते हैं। क्लियर? तीसरा है आपके पास वो है टू डायमेंशनल पेपर क्रोमैटोग्राफी। तो ये कुछ भी नहीं है, पहले आपने मान लिया जाए ये लगाया, पहले यहाँ पर स्पॉट लगाया, ठीक है? ये यहाँ तक बढ़ गया, 2 स्पॉट आ गए। फिर इसको आपने टिल्ट किया और इसको यूँ रख दिया। पहले लाइन ऐसे रहेगी, स्पॉट यहाँ थे, वापस इसको सॉल्वेंट में डिप कर दिया तो स्पॉट अब यूँ बढ़ेंगे। मतलब पहले एक डायरेक्शन में चलाया, फिर इसको घुमाकर ये देखो ये अलग हो गया, फिर इसको घुमाकर दूसरे डायरेक्शन में रखते ही ये फिर अलग हो गया। इससे आप पता कर लेते हो कि आपका कॉलम में क्या रहने वाला है। कॉलम के लिए
जनरली यूज़ करते हो और जैसे तो स्पोर्ट मिक्स चल रहा हो ना, लग तो गया इनमें मिक्सिंग है तो इनको जैसे ही यूँ करेंगे, तो ये एक-दूसरे से वापस अलग हो जाएँगे। जैसे यहाँ मिक्स था ये, लेकिन जैसे ही इसे 90 डिग्री घुमाया ऐसे, 90 डिग्री घुमाकर इसमें रखा तो देखो ये वापस 2 अलग-अलग ये अलग हो गया देखो ये, क्लियर? तो ये 2 डायमेंशनल क्रोमैटोग्राफी, क्लियर? तीसरी है आपके ये है डायरेक्शन मतलब रेडियल क्रोमैटोग्राफी। इसमें ये स्पॉट लगाए थे बीच में गोलाकार कटी हुई है। इसको देखो सॉल्वेंट एक फ्रंट है, सर्कुलर फ़िल्टर पेपर है, ठीक है ना? सिंपल स्पॉटिंग यही है और विक विक को ऊपर रख दिया है जहाँ से आपको धीरे-धीरे इसको क्या मिल रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट अंदर से कहाँ जाएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चारों ओर बाहर की तरफ ऐसे, ऐसे, ऐसे। देखो ये सेपरेट हो गया। इसे कहते हैं रेडियल पेपर क्रोमैटोग्राफी। इसके प्रकार थे, क्लियर? अब एप्लीकेशन देखते हैं क्रोमैटोग्राफी। इन लेयर वाले सेपरेशन फॉर इंक डाइज सारे स्पॉट अलग कर दिए। फूड कलरिंग को आइसोलेट प्लांट पिगमेंट ठीक है ना? अलग कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ड्रग, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड एंड विटामिन्स। इन सब में के लिए आप बहुत अच्छे टेक्निक है टीएलसी थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी, पेपर क्रोमैटोग्राफी, क्लियर? इसी के साथ आपका जो क्रोमैटोग्राफी वाला पार्ट है, ये आपके क्या होता है कंप्लीट होता है। ये आपके जो एनालिटिकल वाला पार्ट है, एनालिटिकल वाला पार्ट है। इसके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन के सिलेबस का जो एनालिटिकल पार्ट है, उसका ये सिलेबस का एक भाग है। कौन-सा? क्रोमैटोग्राफी। ये आपके कंप्लीट होता है, तो आप वीडियो को देखिए, आपके सभी क्वेश्चंस क्रोमैटोग्राफी से रिलेटेड सॉल्व हो जाएँगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।